और नीति निदेशक तत्वों में हम लोगों ने आर्टिकल 40 तक की चर्चा कल कर ली थी कि आर्टिकल 40 तक क्या क्या प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में किए गए हैं, ये चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग उसके बाद आर्टिकल 41 से लेकर के आगे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि अगर कि जीवन में किसी भी तरीके का अभाव है या समस्या है तो राज्य से सहायता मिलनी चाहिए। राज्य से सहायता मिलनी चाहिए। तो जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति है, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, सहायता, ये सारी चीज़ें, सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी को शिक्षा, काम प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य लोगों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, लोगों को कार्य करने के अवसर दे, कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराए। यह राज्य की जिम्मेदारी है, आर्थिक दायरे में रह करके, राष्ट्र की आर्थिक सीमाओं के भीतर, राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के अनुसार, देश की आर्थिक क्षमता के अनुसार। और अगर जीवन में किसी भी तरीके का अभाव है, जैसे गरीबी है या बेकारी है, निःशक्तता है, कोई व्यक्ति अशक्त है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, ये सब असहाय दशाएं हैं जहां व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऐसी दशाओं में, इत्यादि दशाओं में लोक सहायता, इत्यादि दशाओं में लोक सहायता भी मिलनी चाहिए। लोक सहायता का मतलब है सरकारी सहायता, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता। तो ऐसी दशाओं में लोक सहायता भी मिलनी चाहिए। तो ये सारे प्रावधान आर्टिकल 41 में हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लोगों को रोजगार देने के लिए योजनाएं चलाती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कार्य करने के लिए मनरेगा का अधिकार दिया गया है कि भाई साल में 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा, भुगतान किया जाएगा। तो कार्य और कार्य के आधार पर पैसा। शिक्षा के लिए भी सभी को, सभी के लिए, सभी स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति शिक्षा की आयु पूरी कर चुके हैं लेकिन वे शिक्षित नहीं है, निरक्षर हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी सरकार ने शुरू किया था कि जो एडल्ट हैं या जो वृद्ध हैं, अगर वे भी पढ़ना लिखना चाहें तो वे पढ़ लिख सकते हैं। तो सरकारों ने इस तरीके से योजनाएं बनाई और चलाई हैं इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। आर्टिकल 42 कहता है काम की मानवोचित दशाएं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से जहां कार्य कराया जा रहा है वहां मानवीय दशाओं में कार्य कराया जाए। अक्सर कभी कभी शिकायतें आती हैं कि कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां व्यक्ति से अमानवीय दशाओं में काम कराया जाता है। अमानवीय दशाओं में काम कराने का आशय है कि व्यक्ति को कार्यस्थल पर कोई सुविधा नहीं है, छुट्टी, पर्याप्त अवकाश, बीच में ब्रेक नहीं मिल रहा है कार्य करने के दौरान, ओवर टाइम कराया जा रहा है और ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई धनराशि नहीं मिल रही ओवर टाइम के लिए इत्यादि, या जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये सब कार्य की अमानवीय दशाएं हैं। इनको खत्म किया जाए और कार्य करने की मानवीय दशाएं निर्मित की जाए हर जगह। इसी आर्टिकल में प्रसूति सहायता की बात भी की गई है, मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब है कि जो महिलाएं गर्भावस्था से गुजर रही हैं उनको सहायता दी जाए। तो सरकार ने इसके लिए भी योजनाएं चलाई हैं। मातृत्व वंदना योजना चलाई गई है। 2 सर्वाइवल बेबी के लिए 6,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध होती है, निःशुल्क जांच उपलब्ध होती है। जो सप्लीमेंट्स हैं, आयरन, कैल्शियम, इस तरीके के जो सप्लीमेंट्स हैं वो एडिशनल अवेलेबल कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा इस तरीके से अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 42। अब इसके बाद आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 छोटी छोटी बहुत सारी बातें कहता है। पहली बात तो यह है कि जितने कामगार हैं, जितने श्रमिक हैं, जितने मजदूर हैं, चाहे वो खेती से जुड़े हों, चाहे वो उद्योगों से जुड़े हों, सबको कार्य का अवसर मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। कृषि, उद्योग आदि से जुड़े कामगारों को रोजगार, सभी को काम मिले, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा वातावरण बनाया जाए, चीज़ों को इस तरीके से प्रमोट किया जाए, लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उनको इस प्रकार से स्किल ट्रेनिंग कराई जाए कि सबको काम मिल सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुशल नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, तो उसको कोई काम पर क्यों रखा जाएगा? कोई आदमी घर में साफ सफाई के लिए भी किसी को लगाता है तो वो ये देखता है कि भाई ठीक तरीके से घर की साफ सफाई हो रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं घर ही साफ हो गया, घर की सफाई होने के बजाय हर चीज़ की सफाई हो गई। तो अगर आप कोई छोटा सा भी काम करने के लिए किसी को चुनना चाहते हैं तो हमेशा आपका नजरिया यही होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसमें कार्य को करने की योग्यता हो। अगर किसी व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता नहीं है तो आप उसे अपने कार्य पर रखना नहीं चाहते। यही बात पूरे देश में लागू होती है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्य पाना है, रोजगार पाना है, तो उसे रोजगार पाने के लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसके पास स्किल नहीं होगा तो उसे कोई काम नहीं मिलेगा। हर काम को करने के लिए स्किल चाहिए। तो अगर स्किल होगा तो काम मिलेगा, स्किल नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आर्टिकल 43 ये कहता है कि जितने मजदूर वर्ग हैं, जितने श्रमिक वर्ग हैं, उनमें भी कौशल का विकास हो सके, ऐसा वातावरण विकसित किया जाए और कृषि और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में उन्हें रोजगार मिल सके। राज्य यह देखे केवल रोजगार ही नहीं बल्कि निर्वाह योग्य मजदूरी भी मिलनी चाहिए।
निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, एक मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे जीवन का निर्वाह कर सके। तो इसके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया है, लेबर लॉज बनाए गए हैं हमारे यहाँ। अभी 2016-17 से पहले हमारे देश में 150 से ज़्यादा लेबर लॉज थे, बड़े बिखरे हुए थे, कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन भी थे। लेकिन अभी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि सारे के सारे जितने भी लेबर लॉज थे हमारे देश में, वो सारे के सारे लेबर लॉज को कंपाइल करके और केवल 3 कानूनों में बदल दिया। अब श्रम कानूनों के नाम पर, लेबर लॉज के नाम पर देश में केवल 3 कानून हैं। अभी तक 150 से ज़्यादा कानून थे। नतीजा ये होता था कि बेचारे लेबर भी नहीं समझ पाते थे कि हमारे लिए क्या कानून है, कौन सा कानून, 150 कानून कौन पढ़ेगा। उन कानूनों के तहत मुकदमेबाजी, उन कानूनों के तहत श्रमिकों को न्याय मिलना, सब कुछ बहुत जटिल था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए ये सब काम आज़ादी के तुरंत बाद किए जाने वाले काम थे, कि सब काम तुरंत होने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए जा सके। लेकिन देर से ही सही सरकार ने कदम उठाया और अब देश में केवल 3 श्रम कानून हैं। और उन 3 श्रम कानूनों के माध्यम से, अभी 6 साल पहले 3 श्रम कानून बनाए गए, सारे कानूनों को रद्द करके। तो अब इन कानूनों के माध्यम से श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। और अगर श्रमिकों के लिए लिटिगेशन होता है, किसी भी तरीके की मुकदमेबाजी होती है, तो उस मुकदमेबाजी को समझना, न्याय पाना, सब कुछ अब बेहतर सरल हो गया। अब बेहतर हो गया और सरल हो गया। पहले बेहद जटिल था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो पुराने जितने लेबर लॉज थे वो बेसिकली उद्योगों के फेवर में थे, श्रमिकों के फेवर में कम थे, क्योंकि श्रमिक समझ नहीं पाते थे। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, इसके अलावा केवल मजदूरी ही जरूरी नहीं है, बल्कि छुट्टी भी जरूरी है। अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाएं, सबको काम पर छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए। बिना छुट्टी के कार्य करने के लिए किसी को नहीं बुलाया जाएगा, छुट्टी जरूर दी जाएगी। तो अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाएं, अब पाश्चात्य देशों ने, अमेरिका जैसे देशों में शोध करके ये बताया गया है कि अगर किसी से हफ्ते में 7 दिन काम कराया जाए, 6 दिन काम कराया जाए, 4 दिन काम कराया जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 4 दिन काम कराने पर आती है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी अगर हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी बेहद डाउन है। अगर 1 दिन की छुट्टी है तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बेहतर है, 2 दिन की छुट्टी है तो और थोड़ी बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर प्रोडक्टिविटी, सबसे बेहतर उत्पादन मिला जब हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी की गई, क्योंकि 4 दिन श्रमिकों ने बड़ी ऊर्जा और बड़े उत्साह से काम किया, क्योंकि 3 दिन छुट्टी मिलनी है, इसलिए प्रोडक्शन खूब ज़्यादा और खूब क्वालिटेटिव रहा। तो अमेरिका जैसे देशों में अब 3 दिन की छुट्टी दी जाने लगी है, अधिकांश कंपनियों ने 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश के उद्योगों से कहा है कि वो इस बारे में विचार करें कि कैसे हमारे यहाँ श्रमिकों को, कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी प्रोवाइड की जा सकती है। 3 दिन नहीं दी जा सकती, कम से कम 2 दिन तो मिनिमम दी जाए, लेकिन अगर 3 दिन दी जाए तो बेहतर है। तो प्रधानमंत्री ने उद्योगों से इस बात के लिए आह्वान किया है कि हमारे देश में इस प्रकार का एक बैठ करके, सारे उद्योग बैठ करके विचार विमर्श करें और इस प्रकार से आगे बढ़ें कि 3 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके की बात लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियों को मौका मिले तो वो तो संडे भी बुला लें, हफ्ते में 8 दिन कर लें। वैसे तो हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, लेकिन उनका बस चले तो हफ्ते में 8 दिन कर लें। उनका बस चले तो 8 घंटे के बजाय 24 में से 12 घंटे, 13 घंटे कर्मचारियों से काम कराएं। क्यों? क्योंकि शोषणकारी व्यवस्था है हमारे देश में। आज भी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से बहुत ज़्यादा लोग उबर नहीं पाए हैं। आज भी जो अभिजात्य वर्गीय सोच है, अपने को बड़ा मानने, दूसरों को छोटा मानने की सोच है, इस तरीके की जो सोच है, शोषणकारी सोच, वो अभी भी बहुत बदली नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश में तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि चूंकि कानून सख्त है हमारे देश में, और अभी जो कानून बनाए गए हैं लेबर लॉज, वो और सख्त कानून बनाए गए हैं, तो इसलिए कंपनियां ऐसा कर तो नहीं पाती हैं, क्योंकि कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर मैंने देखा है कि अगर कंपनियों को मौका मिले तो वो इसी तरीके की हरकतें करें। तो वो एक माइंडसेट है, वो एक सेटअप है। लेकिन रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आप 3 दिन की छुट्टी देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमेशा उत्पादन बढ़ेगा कंपनियों का, और इससे कंपनियों का लाभ, कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। छुट्टी 3 दिन की छुट्टी करने से मुनाफा कम नहीं होगा, मुनाफा बढ़ जाएगा कंपनियों का। नई रिसर्चर्स ये बताती हैं। ये बात जो आज अमेरिका ने रिसर्च करके बताई, जो बात अमेरिका ने आज रिसर्च करके बताई, वो बात हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में लिख दी कि बढ़िया छुट्टी देने वाली कार्यदशाएं होनी चाहिए। कर्मचारियों को छुट्टी दोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, नहीं छुट्टी दोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं होगी। एज मतलब बस काम चलता रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, लाभ बहुत नहीं बढ़ेगा। अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएं तो बहुत सारे देशों ने लागू कर दिया है, कंपनियों ने धीरे धीरे। शिष्ट जीवन अवसर, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को एक शिष्ट जीवन स्तर, सभ्य जीवन स्तर उपलब्ध कराएं, एक अच्छा जीवन प्रत्येक व्यक्ति जी सके, समझदार जीवन व्यतीत कर सके व्यक्ति। शिष्ट जीवन स्तर कब होगा? जब व्यक्ति समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। अगर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करेगा तो शिष्ट जीवन स्तर नहीं जी पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रगतिशील विचारों का आगमन हो, तार्किक मान्यताएं हों, वैज्ञानिक मान्यताएं हों, और जीवन जीने की बेहतर दशाएं हों, तो सभ्य जीवन वह व्यतीत कर पाएगा। तो शिष्ट जीवन अवसर। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका अपना एक सामाजिक दायरा है, उसके अपने एक कल्चरल एस्पेक्ट है, उसके सांस्कृतिक पहलू हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का उचित विकास तभी हो पाएगा जब उसका सामाजिक विकास हो, जब उसका सांस्कृतिक विकास हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी दिए जाने चाहिए। और अगली और महत्वपूर्ण बात जो गांधी जी के विचारों पर आधारित है कि जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग कौन से हैं? कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी हैं? जो ग्रामीण उद्योग होते हैं, जो कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, उन कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी
प्रयत्नों के आधार पर बढ़ावा। क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे कि भाई गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा, गांव विकसित नहीं होंगे तो भारत विकसित नहीं होगा। गांव में खेती के साथ साथ उद्योग भी लगाने होंगे तो उन्हें कुटीर उद्योग कहेंगे। तो ऐसे उद्योगों को व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर, सहकारी मतलब सब मिलजुल करके प्रयास करें, मिलजुल करके काम करें, सहकारी प्रयत्नों के आधार पर बढ़ावा देना होगा। ये आर्टिकल 43 है, ये गांधीयन मॉडल है, ये गांधीयन थॉट है जो कुटीर उद्योग वाला है। आर्टिकल 43A ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। क्या कहता है आर्टिकल 43 कैपिटल है? ये कहता है कि जो लोक उपक्रम है, लोक उपक्रम के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका अर्थ यह है, लोक उपक्रम क्या होते हैं? लोक उपक्रम का मतलब है जो सरकार उद्यम चलाती है, जो सरकार कंपनियां बनाती है और चलाती है, जैसे गेल, भेल, सेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, डीजल लोकोमोटिव वर्क, पेराम्बूर कोच फैक्ट्री, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ना, इत्यादि। 350 से ज़्यादा ऐसे उद्योग हैं। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, साधारण बीमा निगम। तो ये सब ऐसे उद्यम हैं, ये सब ऐसी कंपनियां हैं, उद्योग हैं जो सरकार ने स्थापित किए हैं, सरकार ने लगाए हैं। तो जो उद्योग सरकार लगाती है, जो उद्योग सरकार लगाती है उसको लोक उपक्रम कहते हैं, सरकारी उद्यम कहते हैं। तो ये आर्टिकल कह रहा है लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जो सरकारी उद्यम है, उन सरकारी उद्यमों में जितने भी डिसीजन लेने वाला कार्य है, निर्णय लेने वाला काम है, वो प्रबंधक लेता है, ऊंचे पदों पर बैठा हुआ प्रबंधक लेता है। मजदूर क्या कहते हैं? श्रमिक क्या करते हैं? श्रमिक केवल उसे लागू करते हैं निचले स्तरों पर। तो अगर हम प्रबंधक और मजदूर के बीच ये दूरी बनाए रखते हैं, तो प्रबंधक और मजदूरों के बीच की यह दूरी श्रमिकों की संगठन के प्रति एक अलगाव पैदा करता है, और इस अलगाव के कारण उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता, उत्पादन बढ़ नहीं पाता। तो जो आधुनिक चिंतन है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, जो आधुनिक चिंतन है वो ये कहता है कि जितने भी उद्यम हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में प्रबंधक के कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी जब प्रबंधक निर्णय ले, योजनाएं बनाए, लोगों की भर्ती आदि करे, दिशा निर्देश आदि दे, बजट आदि बनाए, प्रबंधक यही सारे काम करता है, रिपोर्ट लेता है, बजट बनाता है, ये तमाम काम जब प्रबंधक करे, तो प्रबंधक इन सारे कार्यों को करने में श्रमिकों को भी भागीदार बनाए। श्रमिकों से पूछे नहीं। दो चीजें होती हैं, एक तो मान लो प्रबंधक है कोई, तो उसने श्रमिकों से पूछ लिया कि भाई चलो तुम बताओ, अपनी अपनी राय बताओ, इस विषय पर तुम्हारी राय क्या है। राय ले लिया कि अपनी मन की, भाई राय माने या ना माने, हमने श्रमिकों से राय ली, हमारी मर्जी है, माने या ना माने। तो एक तो तरीका ये है, ये परामर्श है, ये भागीदारी नहीं है, ये परामर्श है, ये भागीदारी नहीं है। भागीदारी का मतलब क्या होता है कि जब प्रबंधक निर्णय लेगा तो श्रमिकों को निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाएगा, भागीदार बनाएगा। यानी अब निर्णय अकेला प्रबंधक नहीं ले रहा है, बल्कि निर्णय प्रबंधक के साथ एक समूह मिलकर ले रहा है, जिसमें प्रबंधक भी है, श्रमिकों के प्रतिनिधि भी हैं, सब मिल करके एक साथ डिसाइड कर रहे हैं, सब मिल करके एक साथ निर्णय ले रहे हैं कि निर्णय क्या होगा, डिसीजन क्या होगा। तो लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसको इसे सहभागी प्रबंध कहते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, सहभागी प्रबंध कहते हैं। और ये जो सहभागी प्रबंध है, ये सहभागी प्रबंध आधुनिक प्रबंध का हृदय कहलाता है। इस सहभागी प्रबंध को आधुनिक प्रबंध का हृदय कहते हैं। आधुनिक प्रबंध का हृदय कहते हैं इस सहभागी प्रबंध की गतिविधियों को। तो ये आधुनिक प्रबंध का हृदय कहलाता है, यानी ये मॉडर्न थॉट है, सबसे नया विचार है प्रबंध के जगत में। आर्टिकल 43B जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कि जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज हैं, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंध, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए। सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव कमिटीज क्या होती हैं, सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियों का अर्थ होता है जहां मिलजुल कर काम करने की संस्कृति जन्म लेती है। तो जब इस तरीके की कमेटी बनाई जाती है तो वो सहकारी समिति कहलाती है। जैसे अमूल देश की सबसे बड़ी सहकारी समिति है, देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन निभाएगा, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन के अनुसार उसका उतना पेमेंट होगा। और इस तरीके से सबका साथ सबका विकास, ये सहकारिता का मूल मंत्र है। सबका साथ सबका विकास, ये सहकारिता का मूल मंत्र है।
यह सहकारी समितियों के गठन का मूल मंत्र है, सहकारिता का मूल मंत्र है, साथ साथ कार्य करने की संस्कृति का मूल मंत्र है। और जब गांधी जी ने भारत के विकास की कल्पना की तो गांधी जी ने सहकारिता को ही प्रमोट किया, इसलिए ये गांधीयन थॉट है, ये भी गांधीयन थॉट है। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खेती है, कुटीर उद्योग है, फलों की खेती है, फूलों की खेती है, जो कुछ भी है, दुग्ध उत्पादन है, पशुपालन है, सब कुछ सहकारिता के आधार पर करो। क्योंकि सहकारिता के आधार पर करोगे तो इसका लाभ क्या मिलेगा? गांधी जी कहते थे कि सबकी भागीदारी होगी, सभी मिलकर काम करेंगे, इससे सबका विकास होगा, यानी सबका साथ सबका विकास होगा। इसलिए गांधी जी सहकारी समितियों के माध्यम से देश का विकास करना चाहते थे। अब जैसे भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र सहकारी समितियों के माध्यम से ही चलता है। जितनी भी डेयरीज हैं बड़ी बड़ी, सब कोऑपरेटिव डेयरीज हैं, सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। और यही कारण है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। हालांकि उसमें नकली दूध का भी कमाल है, नकली दूध भी हमारे यहाँ खूब बनता है, तरह तरह से बनता है, हम लोगों ने देखा है। हमने तो नकली दूध का सेवन भी किया है, पता नहीं था कि नकली है, जब सेवन कर गए तब पता चला कि ये तो गड़बड़ है। तो जब ग्वाले को पकड़ करके और उससे पूछताछ की गई, थोड़ी सख्ती बरती गई, तब सख्ती अपनाने पर उसने स्वीकार किया कि हाँ, इसमें हम लोग सर्फ मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं। तब नीम कोटेड यूरिया नहीं आती थी, अब तो सरकार ने नीम कोटेड यूरिया बनाना अनिवार्य कर दिया कि अब नॉर्मल यूरिया नहीं मिलेगी, नीम कोटेड यूरिया ही मिलेगी। तो नीम कोटेड यूरिया का मतलब ये है कि अब चूंकि नीम कोटेड यूरिया है तो नीम का एक छोटा सा अंश होगा, तो छोटा सा अंश होगा तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो अगर दूध में मिलावट की जाएगी, क्योंकि यूरिया और सर्फ, ये जो सर्फ एक्सेल, निरमा पाउडर, सर्फ एक्सेल तो महंगा है, सस्ते वाले जो सर्फ निरमा वगैरह होते हैं, इन्हीं सबको यूज़ करके दूध फर्जी तरीके से दूध बनाते थे लोग। अभी बनता होगा दूर दराज क्षेत्रों में, क्योंकि अक्सर छापेमारी करके हमारे जो मजिस्ट्रेट लोग हैं और जो फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो कम छापेमारी करते हैं, वो तो रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभार, अब जैसे दीपावली आ रही है तो इस समय देखो खूब छापेमारी होगी, खूब नकली दूध, नकली खोए, नकली मिठाइयाँ, मिलावटी मिठाइयाँ, ये सब खूब पकड़ी जाएंगी इस दौरान। तो इस तरीके का माहौल हमारे देश में रहा है। मैं तो खुद नकली दूध का शिकार रहा हूँ। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में जो ग्वाला दूध देने आता था सब लोगों को, तो वो ऐसे मिलावटी दूध देकर चला जाता था। एक दिन हम लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये हुआ कि गड़बड़ है तो उससे पूछा जाए, उससे शराफत से एक दो बार पूछा गया तो उसने मुस्कुरा के टाली, उसने कहा अरे नहीं भैया, आप लोगों के साथ हम गड़बड़ी क्यों करेंगे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर हम लोगों को शक हुआ कि नहीं, गड़बड़ तो है कुछ। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 90s की बात बता रहे हैं। तो जब शक हुआ तो हॉस्टल के जो कुछ दबंग टाइप के लड़के थे उन्होंने उसे बुलाया और कमरे में बंद कर लिया। और जब फिर ढंग से पूछताछ हुई तो फिर उसने एक एक बात कबूली कि उसने क्या क्या मिलाया है दूध में। तो उसमें दूध नहीं था, बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ तो समाज में बड़े पैमाने पर है। हालांकि इसको रोकने के लिए हमने मजिस्ट्रेट को पावर दी है। जो फूड डिपार्टमेंट है, एक अलग से फूड डिपार्टमेंट बनाया गया है, खाद्य विभाग बनाया गया है, जिसमें फूड इंस्पेक्टर होते हैं, फूड कमिश्नर होते हैं, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया है जिसको फूड सेफ्टी एक्ट कहते हैं, एफएसएसएआई की संस्था बनाई गई है जो मानक तय करे, सब कुछ है, सारा तंत्र है, लेकिन सब करप्शन का शिकार है, सब करप्शन का शिकार है। मेरे पास एक बच्चा आया और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं फूड इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना टारगेट रखता है डीएम बनना, एसपी बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, एसडीएम बनना, डिप्टी एसपी बनना, इस तरीके का टारगेट रखता है। फूड इंस्पेक्टर ग्रुप सी की नौकरी है, ग्रुप ए भी नहीं, ग्रुप सी की नौकरी है, कम तनख्वाह वाली नौकरी है। तो मैंने उससे बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, मैंने कहा तुम फूड इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो उसने मुझे जवाब दिया, भोला भाला बच्चा था, बीए पार्ट 1 का बच्चा था, उसे नहीं पता था कि क्या होती हैं ये सारी सरकारी नौकरियां। उसने कहा सर मेरे मामा हैं, आगरा में रहते हैं, वो फूड इंस्पेक्टर हैं सर, उनके पास 4-5 बंगले हैं, 4-5 गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती होगी। तो मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा नहीं बच्चे, ये बहुत छोटी पोस्ट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से काम करते हैं बनूंगा। तो सिस्टम तो हमने बनाया है, लेकिन वो सिस्टम बहुत प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए, इसकी चर्चा आगे करेंगे डिटेल में, इसलिए इसको आगे छोड़ रहे हैं। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा संशोधित किया गया है, संशोधित किया गया है। और संशोधित करके अब प्रावधान कर दिया गया कि 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं शिक्षा, जो 6 साल तक के बच्चे हैं उन 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करे सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पहले क्या था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था जो संशोधित कर दिया गया? मूल संविधान में लिखा गया था, मूल संविधान में लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, लेकिन अब इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट हो गया। उन्नी कृष्णन के मामले में, मोहनी जैन के मामले में हमने लिखा है आपको केसेस कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट होगा, तो इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। जब ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया तो अब जो 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण है और 6 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है उसे आर्टिकल 45 में लिख दिया गया, तो संशोधित कर दिया गया इसकी भाषा को। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां व पिछड़े वर्गों, इनकी शोषण से रक्षा की जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो
अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और पिछड़े वर्ग हैं, इनकी शोषण से रक्षा की जाए। इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए जाएं। इनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके इसके लिए कदम उठाया जाए, इसके लिए भूमिका निभाई जाए। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 कहता है, 46 भी गांधी जी का दर्शन है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए जितने भी कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां जनजातियां, इन सबके लिए तो ये गांधी जी का दर्शन है। आर्टिकल 47 कहता है कि एक उच्च जीवन स्तर सबको मिले, सब स्टैंडर्ड लाइफ जिए। राज्य देखे कि हर व्यक्ति एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, पब्लिक हेल्थ। जब स्वस्थ रहेंगे तभी बेहतर जीवन की कल्पना कर पाएंगे। तो सभी का बेहतर स्वास्थ्य हो, लोक स्वास्थ्य हो, सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए। और सभी के लिए पोषण, पोषाहार, यानी सभी को पोषण मिले। जैसे बच्चों के लिए तो पोषण जरूरी है, क्योंकि बच्चों का विकास रुक जाएगा, लेकिन हर स्तर पर पोषण की अलग अलग नीड होती है। जैसे 40+ होने पर कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में, कैल्शियम का कंजम्पशन स्लो हो जाता है। तो तरह तरह के, क्योंकि फिजियोलॉजी है, शरीर का अपना क्रिया विज्ञान है, वो एज के हिसाब से चेंज होता रहता है, एज के हिसाब से बदलता रहता है। तो ऐसी दशा में हर एज पर अपना अपना न्यूट्रिशन की अपनी अलग अलग डिमांड है। तो हर एज के लोगों के लिए न्यूट्रिशियस फूड मिले, न्यूट्रिशन वाले फूड मिले, यह देखना राज्य की जिम्मेदारी है। और मद्य निषेध, ये भी गांधी बाबा का दर्शन है। मद्य निषेध, इसका मतलब यह है कि मादक पदार्थों का मेडिसिनल पर्पस के अलावा, दवाइयों या मादक पदार्थों का चिकित्सकीय प्रयोग के अतिरिक्त प्रतिबंध। देश में नशीले पदार्थ नहीं मिलने चाहिए, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रग्स हो, किसी भी तरीके से जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उन नशीले पदार्थों का उपयोग केवल चिकित्सकीय पर्पस से होना चाहिए, चिकित्सा के पर्पस से, मेडिसिनल पर्पस से होना चाहिए। मेडिसिनल पर्पस के अलावा उस पर बैन होना चाहिए। मद्य निषेध, शराबबंदी। तो अब कुछ राज्यों ने शराबबंदी की है, बिहार में, गुजरात में, कुछ राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन उसका नतीजा यह है कि बिहार में अवैध तरीके से शराब का कारोबार होता है, जिसमें मिलावटी शराब बेची जाती है, और उस मिलावटी शराब को पी करके हर साल 100-150 लोग मरते हैं। ये एक नॉर्मल सा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि शराबबंदी की घोषणा तो है, लेकिन इस शराबबंदी की घोषणा को लागू करने का, जो लागू करने की इच्छा शक्ति है, वो सरकार में नहीं है। तो ये चिंता की बात है। तो ये भी गांधीयन फिलॉसफी है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 कहता है कृषि का वैज्ञानिक प्रबंध और पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंध। कृषि का वैज्ञानिक प्रबंध और पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक तरीके से खेती हो, वैज्ञानिक तरीके से बीजों का प्रयोग हो, वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक खाद का प्रयोग हो, तो ये सब वैज्ञानिक तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग हो, तभी तो हमको बेहतर खाना मिलेगा। वरना हमको आज जो अनाज मिल रहा है वो सब तरह तरह की बीमारियां पैदा करने वाला है। हरित क्रांति सबसे ज्यादा पंजाब में आई और सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है। एक ट्रेन ही चलती है पंजाब में जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। कैंसर ट्रेन कहते हैं क्योंकि वो कैंसर के रोगियों को इलाज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इतने ज्यादा कैंसर रोगी हैं पंजाब में। तो हरित क्रांति तो आई, लेकिन बीमारी क्रांति भी आई, कैंसर क्रांति भी आई, क्योंकि कैंसर लेकर आई। इतना ज्यादा अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, कि पूरा देश खाद्यान्न में निर्भर तो बना, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गया। हमारा संविधान कहता है कि भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना है, क्योंकि पशु और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और गाय, बछड़े और दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं के वध पर रोक। आर्टिकल 48 ये भी कहता है कि गाय पर रोक लगाई, गाय हत्या पर, गो हत्या पर, गोवध पर रोक लगाई जाए, बछड़ों को मारने से रोका जाए, दुग्ध उत्पादन करने वाले जो अन्य जानवर हैं उनके वध पर भी रोक लगाई जाए। आर्टिकल 48 कहता है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 ये बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है पर्यावरण संरक्षण, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे, जंगल, झील, वन्य जीव, इन सब की सुरक्षा की जाए। तो पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 कहता है जो राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक स्थल हैं या स्मारक हैं, स्मारकों को नष्ट होने से बचाना और संरक्षण करना।
जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित किया है, संसद कानून बना करके करती है, तो जिन सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, ऐसे स्थलों को नष्ट होने से बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो इसके लिए पुरातत्व विभाग है हमारे देश में, वो काम करता रहता है, थोड़ा बहुत उड़ता गिरता करता ही रहता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 कहता है कि लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में, लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब क्या है? सरकारी नौकरियों में कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। सरकारी नौकरियों में कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। इसका मतलब यह है कि जिले में जो डीएम होगा वो अलग पद होगा और जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो अलग पद होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। जब अंग्रेज भारत में आए तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब कॉर्नवालिस आया भारत में तो कॉर्नवालिस ने देखा कि यहाँ एक ही व्यक्ति है जो प्रशासन भी चला रहा है, वो पुलिस के काम का प्रयोग भी कर रहा है और वही न्याय भी दे रहा है। सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास है। उसको कलेक्टर कहते थे उस समय। इसीलिए कलेक्टर का पद आज भी बहुत ज़्यादा सबके सर पर चढ़कर बोलता है। सबको लगता है बस कलेक्टर ही बन जाए। क्यों? क्योंकि कलेक्टर के पास सारी जिम्मेदारियां होती थी, सब कुछ करता था। पुलिस की सारी जिम्मेदारी, पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, सारे रेवेन्यू की जिम्मेदारी, न्याय की जिम्मेदारी सब उसके पास होती थी। जब कॉर्नवालिस भारत आया तो कॉर्नवालिस ने देखा कि ये तो गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है कि जो प्रशासन चला रहा है, जो गिरफ्तारी कर रहा है, जो मामले की जांच कर रहा है, वही न्याय भी दे रहा है। न्याय देने का काम अलग होना चाहिए। तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का विचार दिया। इस विचार को कॉर्नवालिस का कोड कहते हैं। कोड मतलब नियमों का समूह। कोड का मतलब नियमों का समूह, कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। तो कॉर्नवालिस के इस विचार को कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। अब इसी विचार को हमने अपने कानूनों में लागू कर लिया है। और भारत में आर्टिकल 50 और आर्टिकल 50 को पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, सीआरपीसी थी, सीआरपीसी में लागू था, लेकिन 1 जुलाई से वो बदल करके नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। तो जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, उस नागरिक सुरक्षा संहिता में अब इसका विचार देखने को मिलता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं। वहाँ पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, सबकी अलग अलग पावर दी गई है। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जैसे तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है। अगर कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो न्याय करना होता है। न्याय करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर अलग होती है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर अलग होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर होती है अपराध होने से रोकना और न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर होती है अपराध होने पर दंड देना। तो इन दोनों प्रकार के मजिस्ट्रेट के बारे में नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा गया है। और अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 51, ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी राज्य का कर्तव्य है कि क्या करे। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दे। यह हमारी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे कदम उठाए, ऐसे कार्य करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बढ़े। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरी बात, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंधों का निर्माण हो। हर देश के साथ एक सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। कोई देश छोटा बड़ा ना हो, कोई देश छोटा बड़ा ना हो। सभी देशों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार होना चाहिए। तीसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर व पालन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियां की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं। हर देश दूसरे देशों के साथ संधियां करता है, समझौते करता है। तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां समझौते किए गए हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनका पालन सुनिश्चित करें। ये हो गया सी। और डी पॉइंट, चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान माध्यस्थम द्वारा। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, जुडिशरी में पढ़ा है, हम लोगों ने लिखा है। तो उसी बात को यहाँ पर संविधान लागू होने के समय ही शामिल कर लिया गया कि अगर दो देशों के बीच हमारा झगड़ा है, दो देशों के बीच हमारा कोई विवाद है, तो ऐसे विवाद का समाधान हम आर्बिट्रेशन के जरिए करेंगे, माध्यस्थम के जरिए करेंगे। आर्बिट्रेशन के जरिए करेंगे, माध्यस्थम के जरिए करेंगे। इसका मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन के जरिए करेंगे, इसका मतलब यह है कि मिल बैठ करके और विचार विमर्श करके समझौते के माध्यम से बीच बचाव करके समाधान करेंगे। तो मध्यस्थम का मतलब होता है मध्यस्थ की भूमिका। तो कोई मध्यस्थ अपॉइंट हो जाता है। तो ऐसे विवादों का समाधान मध्यस्थम के द्वारा होता है। मध्यस्थम जो निर्णय सुनाता है, इसका जो निर्णय होता है उसको पंचाट कहते हैं, अवार्ड कहते हैं, और ये बाध्यकारी होता है। ये बाध्यकारी होता है। आर्बिट्रेशन जो निर्णय सुनाता है वो पंचाट कहलाता है और पंचाट हमेशा बाध्यकारी होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट थे,
तो जब हम लोग बगलिहार परियोजना बना रहे थे और बगलिहार परियोजना में हम लोग डैम की ऊंचाई थोड़ी सी हम लोग बढ़ाना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने आपत्ति प्रकट की। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इसलिए डैम बना रहा है कि वो ढेर सारा पानी इकट्ठा करेगा इसमें और अचानक सारा पानी छोड़ देगा और पाकिस्तान बह जाएगा। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि हम डैम इसलिए नहीं बनाते कि तुमको बहा दें, हम डैम इसलिए बनाते हैं जिससे उससे सिंचाई परियोजनाएं हम शुरू करें, नहरों का निर्माण शुरू करें, बिजली बनाएं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला, वो तो निगेटिव थॉट वाला है। जिसके दिमाग में निगेटिविटी भरी हो उसको कितना भी पॉजिटिव समझाओ नहीं आता समझ में, उसे लगता है कि मूर्ख है समझाने वाला, वो अपने को ही बड़ा ज्ञानी समझता है। तो पाकिस्तान के दिमाग में ऐसी निगेटिविटी हमेशा भरी रहती है भारत के प्रति। इसलिए अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे, एससीओ की मीटिंग में खूब सुना के आए हैं, उन्हीं के घर पर उन्हीं के पत्रकारों को उन्हीं की सरकार को खूब सुना के आए और सब चुपचाप सुनते रहे। सुनना मजबूरी है। तो भाई पाकिस्तान पीछे पड़ गया, बोले नहीं नहीं हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद ले जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया, जगह जगह पहुंच गया कि भाई नहीं भारत तो पाकिस्तान को बहाने की साजिश कर रहा है। तो भाई हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कहा कि भाई द्विपक्षीय मुद्दा है, हमारे और पाकिस्तान के बीच का विवाद है, तो अनावश्यक क्यों भटक रहे हो भटकती आत्मा जैसे, मिल बैठ करके बातचीत कर लेते हैं और माध्यस्थम के जरिए समाधान कर लेते हैं। पता नहीं क्यों और पता नहीं कैसे पाकिस्तान को थोड़ी अकल आई, क्योंकि वैसे तो अकल है नहीं उसके पास, पाकिस्तान के पास, पूरे देश के पास और किसी के पास, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी अकल आई और पाकिस्तान की सरकार तैयार हो गई कि हाँ चलो ठीक है मध्यस्थम के जरिए हम विवादों का समाधान कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने शर्त रखी कि जो मध्यस्थ होगा हमारा, हम बताएंगे मध्यस्थ कौन होगा, भारत नहीं बताएगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही बताओ कि मध्यस्थ कौन होगा। तो स्विट्जरलैंड के एक सिविल इंजीनियर हैं, उनकी फर्म है, क्या नाम है उनका, नाम दिमाग से उतर रहा है, तो स्विट्जरलैंड के इंजीनियर थे, उनकी फर्म थी। पाकिस्तान ने कहा वो बनेंगे मध्यस्थ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, उनको बना लो। उनकी पूरी टीम भारत आई, उसने बगलिहार परियोजना का पूरा अध्ययन किया और उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसने रिपोर्ट में कहा कि इस डैम को बनाने के लिए भारत ने सबसे आधुनिक तकनीकें प्रयोग की हैं। इस डैम को बनाने में जो अंदर टनल बनाई गई हैं, उस टनल को बनाने में वर्ल्ड की, विश्व की लेटेस्ट, सबसे आधुनिक और सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसलिए भारत चाहे तो इस डैम की ऊंचाई बढ़ा सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह वर्ल्ड की लेटेस्ट और सेफेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ डैम है। अब जब आर्बिट्रेशन ने ये अवार्ड सुना दिया तो हमने लिखा अवार्ड बाध्यकारी होते हैं। अब बेचारा पाकिस्तान मुंह की खा गया, क्योंकि वही सिलेक्ट करके लाया था कि यही व्यक्ति होंगे आर्बिट्रेशन, भारत नहीं सिलेक्ट करेगा। हमने कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम ही करो। लेकिन अब मानना बाध्यकारी था, मानना बाध्यकारी था, तो पाकिस्तान चुप हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो जाता है। अब अगर पाकिस्तान के बीच कोई विवाद होता है और हम कहते हैं चलो मध्यस्थम के जरिए सुलझा लें, तो पाकिस्तान मना कर देता है, बोले ना गलती एक ही बार करते हैं, बार बार थोड़ी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गलत होता है, हमेशा सही तो होता नहीं। जब गलत होता है और मध्यस्थम रिजल्ट देगा तो जाहिर सी बात है कि वो सही रिजल्ट भारत के फेवर में ही आएगा, भारत के पक्ष में ही आएगा। तो मध्यस्थम के जरिए विवादों का समाधान बातचीत के जरिए होता है, समझौते के जरिए होता है। इसलिए ऐसे विवाद में ऐसे विवाद के समाधान को हार जीत के नजरिए से नहीं देखा जाता। तो ये विवाद के समाधान का सबसे अच्छा तरीका होता है, आधुनिक तरीका होता है। तो ये आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के सॉरी प्रावधान लिखे गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान लिखे गए हैं नीति निर्देशक तत्वों तक के, हम लोगों ने उन सारे प्रावधानों की चर्चा कंप्लीट कर ली है। अब डीपीएसपी से रिलेटेड, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड कुछ जो मेन एग्जामिनेशन के डिस्कशन है, मेन एग्जामिनेशन के डिस्कशन को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है वह है समान सिविल संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आर्टिकल 44 शायद आज ये संविधान का सबसे विवादित प्रावधान है। क्यों? क्योंकि हमने इसे विवादित बना दिया है, बाकी तो विवाद जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए है, पहली बात तो सभी लोगों के लिए नहीं है, मात्र नागरिकों के लिए है, जो भारत के नागरिक हैं केवल उनके लिए है। क्या है समान? मतलब यूनिफॉर्म मतलब जो सभी के लिए एक जैसा हो, सभी के लिए एक जैसा हो। यूनिफॉर्म का मतलब सभी के लिए एक जैसा हो। सिविल का मतलब, सिविल का मतलब नागरिकों के आचरण से संबंधित। सिविल मतलब नागरिकों से जुड़ा हुआ, नागरिकों के आचरण से जुड़ा हुआ, यानी असैनिक है ये, नागरिकों के आचरण से जुड़ा हुआ है, नागरिकों के आचरण से संबंधित है। और संहिता का मतलब है नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो यही समान सिविल संहिता है। क्या है समान सिविल संहिता? नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसा। सभी के लिए का मतलब है यहां नागरिक, नागरिक, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा। क्या होगा सभी नागरिकों के लिए एक जैसा? नागरिकों के आचरण से संबंधित। हम समाज में जो आचरण करते हैं, कैसा आचरण? सार्वजनिक। कैसा आचरण? सार्वजनिक आचरण। सार्वजनिक आचरण का मतलब क्या है? ऐसा आचरण जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा आचरण जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा आचरण।
तो नागरिकों के सार्वजनिक आचरण से संबंधित, हमारे उन आचरण से संबंधित है जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसे विवाह, विवाह में दो व्यक्ति नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ता है, दो खानदान जुड़ते हैं, दो अलग अलग समाज के लोग जुड़ते हैं, दो अलग अलग समूह समुदाय के लोग जुड़ते हैं, एक बड़ी कनेक्टिविटी होता है। तो विवाह सार्वजनिक आचरण का विषय है। तलाक, तलाक दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, वैसे तो होता पति पत्नी के बीच है, लेकिन कहने के लिए दो व्यक्तियों के बीच है। तलाक दो परिवारों के बीच हो जाता है, तलाक दो खानदानों के बीच हो जाता है। जो मन भेद है, जो मन मुटाव है, वह दो पीढ़ियों के बीच हो जाता है, दो पीढ़ियों के बीच हो जाता है, आगे आने वाली संतानों के बीच हो जाता है। जो तलाकशुदा परिवारों की संतानें हैं, वो तरह तरह की मनोवैज्ञानिक विकार का शिकार हो जाती हैं। कोई बच्चा है, उससे कहो कि या तो तुम माँ के साथ रहो या तुम पिता के साथ रहो, दो में से एक ही के साथ रहना है। बच्चे को तो दोनों चाहिए, माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए। और जब आपने उसे एक का ऑप्शन चुनने के लिए मजबूरन बाध्य कर दिया, तब तो वो मनोवैज्ञानिक विकार का शिकार हो गया ना, और वो ताउम्र रहेगा, ताजिंदगी रहेगा। तो विवाह, तलाक, तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण देना, गुजारा भत्ता देना, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार, संपत्ति किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसको दी जाएगी, कैसी बांटी जाएगी, इत्यादि, ये सब ऐसे विषय हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। तो ये सार्वजनिक आचरण, नागरिकों के सार्वजनिक आचरण से संबंधित नियमों का समूह है। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो सार्वजनिक नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण के नियम हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों के लिए जो सार्वजनिक आचरण के विषय हैं, वो धर्म से जुड़े हुए हैं। हम विवाह धर्म के आधार पर करते हैं, तलाक धर्म के आधार पर देते हैं, गुजारा भत्ता धर्म के आधार पर देते हैं, बच्चा गोद कैसे लिया जाएगा धर्म तय करता है, संपत्ति कैसे बांटी जाएगी धर्म तय करता है। जबकि ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये भौतिक जीवन के नियम है। धर्म हमारे आध्यात्मिक जीवन के नियम तय करता है, क्योंकि धर्म हमारे आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता तय करता है। धर्म हमें बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, धर्म हमें बताता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, धर्म हमें बताता है कि हमारे आचरण नैतिक कैसे होंगे, क्योंकि नैतिक उत्थान होगा तभी तो आध्यात्मिक उत्थान होगा। बिना नैतिक उत्थान के आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। तो जो धर्म का रास्ता है, वो हमारे आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता है। आध्यात्मिक उत्थान हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आध्यात्मिक उत्थान हमारा लक्ष्य है, धर्म उसका रास्ता है, वो पथ है, वो मार्ग है। उस पर चलकर हम अपना आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। विवाह, तलाक, संपत्ति खरीदना, संपत्ति दान करना, संपत्ति मरने के बाद किसको सौंपी जाएगी, बच्चा गोद लेना, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देना, ये सब भौतिक जीवन के नियम है। आध्यात्मिक जीवन के नियम नहीं है ये भौतिक जीवन के नियम है। इसलिए ये भौतिक मान्यताओं से गवर्न होने चाहिए। भौतिक मान्यताएं क्या है? तर्क, वैज्ञानिकता, आधुनिकता, प्रगतिशील विचार। तो जो भौतिक जीवन के नियम है, वो तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, आधुनिक और प्रगतिशील मान्यताओं के आधार पर निर्धारित होने चाहिए। विकसित देशों में यही तरीका अपनाया गया है। जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों में यही तरीका अपनाया गया है। और इसीलिए विकसित देश विकसित माने जाते हैं, क्योंकि उनका समाज विकसित है, क्योंकि उनका समाज आधुनिक है, क्योंकि उनके समाज में आधुनिक मान्यताएं हैं, क्योंकि उनके समाज में वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, क्योंकि उनके समाज में प्रगतिशील मान्यताएं हैं। इसीलिए उनके समाज को आधुनिक समाज कहते हैं, उनके समाज को विकसित समाज कहते हैं, उनके समाज को प्रगतिशील समाज कहते हैं। हमारे समाज में, भारतीय समाज पिछड़ा हुआ समाज कहलाता है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है ना, विकासशील देश है। भारतीय समाज पिछड़ा हुआ देश है, ये पिछड़ा हुआ समाज है। क्यों पिछड़ा हुआ समाज है? क्योंकि जो भौतिक जीवन के नियम है, भौतिक जीवन के ये नियम हमने धर्म से शासित कर रखे हैं, जबकि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो धर्म का उदय है, वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, भौतिक उत्थान के लिए थोड़ी है। भौतिक जीवन के नियम तय करने के लिए नहीं है। ये हमने गड्ढमड्ड कर रखा है, ये हमने घालमेल कर रखा है, ये हमारा घोटाला है, ये हमारा सामाजिक घोटाला है। जैसे सरकार आर्थिक घोटाले करती है, जैसे सरकारें आर्थिक घोटाले करती है, किसी ने चारा घोटाला कर दिया, किसी ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया, किसी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, ऐसे ही ये भारतीय समाज का घोटाला है कि हमने भौतिक जीवन के नियमों में धर्म को मिला दिया और भौतिक जीवन के नियमों को हमने धर्म के आधार पर निर्धारित करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे देश में सामाजिक घोटाले का शिकार है भौतिक जीवन का नियम। हमारे संविधान निर्माता इन बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को समझते थे, इन तार्किक बातों को समझते थे। इसलिए उन्होंने यह निश्चित किया कि हम भारतीय समाज को आधुनिक बनाएंगे, हम भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाएंगे, हम भारतीय समाज को तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं वाला बनाएंगे। इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि धर्म हमारा अपना काम करता रहेगा। जैसे धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में दी गई है, वो अलग रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं। धर्म की आज़ादी है हमें, धर्म को मानने की आज़ादी है हमें, धर्म के अनुसार आचरण करने की आज़ादी है हमें, वो सब हम करते रहेंगे आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए। आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए धर्म को भौतिक जीवन से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि धर्म को भौतिक जीवन से मिलाना ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। भौतिक जीवन के नियम हमेशा आधुनिक तर्कसंगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं, क्योंकि वो हमें सभ्य जीवन जीने का अवसर देते हैं, वो हमें सभ्य आचरण करने की प्रेरणा देते हैं, हमें सभ्य नागरिक बनाते हैं, हमारे समाज को एक सभ्य समाज बनाते हैं, आधुनिक और प्रगतिशील मान्यताओं वाला समाज बनाते हैं। और चूंकि तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताएं होती हैं, इसलिए सभी प्रकार के भेदभावों का अंत कर देते हैं। भारतीय समाज में तरह तरह के भेदभाव रहे हैं, जाति धर्म तरह तरह के भेदभाव रहे हैं, और इन भेदभावों के आधार पर तरह तरह के भेदभाव वाले व्यवहार रहे हैं,
अभी हमने 2-3 महीने 4 महीने पहले एक घटना समाचार पत्र में पढ़ी कि एक बारात जा रही थी। बारात पे जो दूल्हा था वो घोड़ी पर बैठा हुआ था, घोड़ी घोड़ा जो भी रहा उस पर बैठा हुआ था, वो चला जा रहा था। जब वो एक सड़क से गुजरा तो वहां दूसरी जाति के लोग रहते थे। उन्होंने बारात रोक ली और उसको दूल्हे को उतार दिया घोड़े से। बोले नहीं, पैदल चलो, घोड़े से चढ़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इस इलाके में केवल हम ही को घोड़े पर चढ़ने का अधिकार है। तुम हमसे नीची जाति के लोग हो, तुम घोड़े पर नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को तो ले जाके समंदर में डिबो देना चाहिए, क्योंकि वो अपने समाज के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए नुकसानदेह लोग हैं। ये लोग काकरोच हैं, जिन्होंने इस पूरे समाज को नष्ट कर रखा है, जिन्होंने इस पूरे समाज को तरह तरह से बांट रखा है। हालांकि पुलिस केस हुआ, पुलिस आई, लेकिन उस कहासुनी में मारपीट भी हो गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है, कौन बताएगा कि घोड़े पर तुम बैठोगे हम नहीं बैठेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जो भेदभाव, चूंकि हमारे समाज में, हमने बताया कि हमारे समाज में जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं बिल्कुल सड़ी हुई मान्यताएं, बिल्कुल घटिया मान्यताएं। क्यों? क्योंकि हमने उन मान्यताओं को, भौतिक जीवन की मान्यताओं को, हमने जाति से, धर्म से, संस्कृति से, न जाने किससे किससे हमने जोड़ रखा है, और जोड़ करके हमने भेदभाव कार्य व्यवहार, हमने भेदभाव वाले आचरण बना रखे हैं। क्या समाज में इस तरीके का भेदभाव एक सभ्य समाज के लिए, एक तार्किक मान्यता वाले समाज के लिए मान्य है, तर्कसंगत है? बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, ईश्वर ने सबको समान बनाया। एक नवजात शिशु है, उस नवजात शिशु को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि यह किस जाति का है और किस धर्म का है, जब तक कि हमने जो आडंबर बना रखे हैं, भारतीय समाज ने जो आडंबर बना रखे हैं, जब तक कि उन आडंबरों के अधीन उसे जाति या धर्म का टैग न लगा दिया जाए, तब तक आप नवजात शिशु को देखकर नहीं बता सकते कि वो किस जाति और किस धर्म का है। क्योंकि ये जाति और धर्म के आडंबर हमने बनाए हैं और ये टैग हम उसे देते हैं, ये तमगा हम उसे लगाते हैं, ये इस जाति और इस धर्म का है। हमारे संविधान निर्माता समाज के इस पैटर्न को और इस तार्किक और इस आधुनिक पैटर्न को समझते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक प्रावधान किया कि भारतीय समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, सार्वजनिक आचरण में सब एक दूसरे के समान हो, किसी भी तरीके का अंतर ना हो, ये आचरण भेदभाव परक ना हो, तार्किक मान्यताओं पर आधारित हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो सार्वजनिक आचरण के नियम हैं जीवन के, वो तर्कशील, प्रगतिशील और आधुनिक मान्यताओं पर आधारित होने चाहिए। वो धर्म या जाति की मान्यताओं पर आधारित नहीं होंगे। न कोई जाति, न कोई धर्म, तर्क और विज्ञान और आधुनिक विचार, प्रगतिशील विचार। जैसे पहले के विचारों में महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु मानते थे, महिलाओं का शोषण किया जाता था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और विकसित देशों में भी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज महिला और पुरुष बराबर है ना, सबको सबके बराबर अधिकार है। आज महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलता है, पहले नहीं था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। 1920 से पहले हमारे भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह महिलाओं को वोट देने का अधिकार बाद में मिला है। क्यों? क्योंकि वहां तार्किक मान्यताएं विकसित की गई, प्रगतिशील और वैज्ञानिक मान्यताएं विकसित की गई, और उन वैज्ञानिक मान्यताओं के अधीन ये तय किया गया कि समाज में इस तरीके के भेदभाव ये अतार्किक हैं, अवैज्ञानिक हैं, अप्रगतिशील हैं और पुरातन हैं, आधुनिक नहीं है। यही भावना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल करने के पीछे। इसी भाव के अधीन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। हमने बताया कि यह एक सभ्य नागरिक की तरीके से आचरण करने की हमें प्रेरणा देता है, यह एक सभ्य समाज की स्थापना करता है, और इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। क्योंकि चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, जितने भी भेदभाव के तौर तरीके बनाए गए हमारे देश में, उन सब में महिलाओं को हमेशा द्वितीयक दर्जा दिया गया, महिलाओं को हमेशा द्वितीयक स्थान दिया गया। पितृसत्तात्मक समाज रहा और इसने महिलाओं को हमेशा, महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों के नीचे रखा। अगर समाज में किसी भी सार्वजनिक स्तरों पर रोजगार करने की बात है, शिक्षा की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं को द्वितीय अधिकार प्रदान किए गए। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, अभी तो नहीं बना है, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, और बनना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक है, तार्किक है, आधुनिक है, तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। महिलाओं को तरह तरह की रूढ़ियों, तरह तरह के बंधनों, तरह तरह की बेड़ियों, तरह तरह की प्रथाओं में बांध कर रखा गया है, और कहीं कहीं उनके जीवन को नारकीय बना दिया गया है। और ये रूढ़ियां, ये बंधन, ये बेड़ियां, ये सब धर्म, जाति आदि के आधारों पर तय की गई हैं, इनके आधार पर बनाई गई हैं। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम सारी जातियों, धर्म, सबके आधार पर महिलाओं के ऊपर जो रूढ़ियां आरोपित की गई हैं, जो बंधन लगाए गए हैं, जो बेड़ियां पहनाई गई हैं, उन सबको तोड़ देंगे और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देंगे, बराबर का अधिकार देंगे। इसलिए इसका सर्वाधिक प्रभाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। विशेषकर हमारे समाज में धर्म के आधार पर महिलाओं के बीच भेदभाव अधिक रहा है। इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनने के बाद धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। तो धर्म, जाति, सभी आधारों पर जो भेदभाव हो रहे हैं समाज में, सभी के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ, वे समाप्त होंगे और एक आधुनिक, प्रगतिशील, तार्किक, वैज्ञानिक समाज की स्थापना होगी। और इस तरीके से हम देश के नागरिकों को सभ्य नागरिक बनने की प्रेरणा देंगे और सभ्य आचरण करने का अवसर देंगे, और इस प्रकार एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायक होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की मैंने, लेकिन ये इतनी अच्छी बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि इतनी सरल सी बात इस देश के लोगों के अकल में नहीं आती। क्यों? अकल होगी तब तो आएगी, इतनी समझ होगी तब तो आएगी। समझने के लिए समझ का स्तर होना जरूरी है, समझने के लिए अकल होनी जरूरी है। जब अकल होगी, समझ का स्तर होगा, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और ये अकल, ये समझ का स्तर
इस देश में अधिकांश लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्क्स कहता था कि धर्म का नशा अफीम जैसा है, और आज इस देश के नागरिक धर्म के नशेड़ी हैं। धर्म का नशा है सबके ऊपर। धर्म का नशा इस कदर है कि जिसके साथ बैठ के सुबह शाम चाय पीते हैं, अगर धर्म का नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो गर्दन उतारने में देर नहीं लगाते। ये धर्म का गंदा नशा है जो लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है, और ऐसा प्रवोक किया जा रहा है, ऐसा उकसाया जा रहा है समाज में ऐसा उकसावा दिया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो आपके धर्म को नष्ट कर देगा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है। तरह तरह की बातें, जिसका जितना दिमाग उतनी समझ। सबसे बड़ी बात, जिसके पास जितना दिमाग, जिसके पास जितनी अकल, जिसके पास जितनी समझ, उसकी उसी तरीके से अभिव्यक्ति। मतलब आज हमारे समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर समझदार नहीं थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने लिखा ना। पंडित नेहरू समझदार नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझदार नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल समझदार नहीं थे, इत्यादि इत्यादि। आज हमारे देश के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करके ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग समझदार लोग नहीं थे। मतलब तो यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का, और ये कहने का कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये फला के विरुद्ध है, ये एक्स के विरुद्ध है, ये वाई के विरुद्ध है, ये जेड के विरुद्ध है। इसका मतलब तो यही है कि आपको अकल भगवान ने ज्यादा दे दी, उनको अकल नहीं दी, जबकि उनके पास अकल आपकी तुलना में कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने इस देश के लिए जो संविधान लिख दिया, आप उस संविधान को पढ़कर समझने की हैसियत नहीं रखते हैं। आपके पास उस संविधान को पढ़ने की और समझने की योग्यता तक नहीं है। आप उस संविधान को एक दो बार पढ़ करके समझ नहीं पाते। जिस संविधान को उन्होंने अपने करकमलों के द्वारा लिख दिया है, जिस संविधान को उन्होंने अपने करकमलों के द्वारा और अपने दिमाग से लिखा, आज के लोग उस संविधान को पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान बता रहे हैं कि भाई उन लोगों ने गलत लिखा, हम सही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। गजब की दिशा है इस देश में, गजब की हवा है इस देश में। कैसे सोचते हैं लोग इस देश के, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसी बुद्धिमत्ता है, कैसी अकल है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, सद्बुद्धि नहीं होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सद्बुद्धि होना जरूरी है, बेहतर बुद्धि होना जरूरी है। आज जो लोग ये राग लाते हैं कि ये पंथ निरपेक्षता के अगेंस्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पता था, तुम उनसे ज्यादा समझदार हो गए हो, तुम्हारे पास उनसे ज्यादा अकल है। तुम संविधान के एक नया प्रावधान लिखने की हैसियत नहीं तुम्हारे पास। जिन्होंने 395 अनुच्छेद लिख डाले, जिन्होंने 56 देशों का संविधान पढ़ डाला 6 महीने में। तुम एक देश का संविधान 1 साल पढ़ते हो, तुमको समझ में नहीं आता। तुम अपने देश का संविधान 1 साल पढ़ते हो, तुमको समझ में नहीं आता, और उन्होंने 56 देशों का संविधान पढ़ डाला 6 महीने में। लेकिन गजब की अकल है इस देश के लोगों की, वो अपने आप को उनसे ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे, उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे। समझ में नहीं आता कि कैसी सोच है, कैसा चिंतन है। विरोध होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। विरोध क्यों होता है? वो कहते हैं कि धर्म का उल्लंघन है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अरे काहे की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन? डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पता था क्या? उन्होंने तो आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता भी लिखी, और उन्होंने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिखा। उनको नहीं पता था कि धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तुम्हें ज्यादा पता हो गया, उन्हें कम पता था। तुम्हें ज्यादा पता है जो 1 साल में एक देश का संविधान भी नहीं समझ पा रहे हो, और उन्होंने 6 महीने में 56 देशों का संविधान समझ लिया। उनके पास अकल कम हो गई, तुम्हारे पास ज्यादा हो गई। गजब की सोच है, गजब की अकल है लोगों के पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 25 से 28 का उल्लंघन नहीं करता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहली बात, जो धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 से 28, वो हमें किसी धर्म को मानने की आजादी देता है, धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी देता है। धर्म के अनुसार कैसा आचरण करोगे? धर्म आध्यात्मिक जीवन के लिए आचरण करने के लिए है, भौतिक जीवन के लिए आचरण करने के लिए नहीं है। अगर तुमने धर्म को भौतिक जीवन के आचरण में मिला दिया है तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी समझ का अभाव है। तुम्हारे पास अकल नहीं है, ये तुम्हारी समझ का अभाव है। धर्म आध्यात्मिक आचरण के लिए बनाया गया है, धर्म आध्यात्मिक उत्थान के लिए बनाया गया है, धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। धर्म पैगंबर साहब तक पहुंचने का रास्ता है, ईसा मसीह तक पहुंचने का रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम तक पहुंचने का रास्ता है। धर्म वो रास्ता है, धर्म वो रास्ता नहीं है कि वो बताए तुम शादी कैसे करोगे, तुम तलाक कैसे दोगे। ये तो तुम्हारे भौतिक जीवन से जुड़ा है। शादी करो ना करो तुम्हारी मर्जी, तलाक दो ना दो तुम्हारी मर्जी। इसको तुम भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? इसको तुम ईश्वर से क्यों जोड़ रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने धर्म की आजादी का उल्लेख अलग किया, आर्टिकल 25 से 28 अलग उल्लेख किया, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका उल्लेख अलग किया। क्यों? क्योंकि जो धर्म की स्वतंत्रता है वो हमें धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता देती है, और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए है, नैतिक और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए है, भौतिक जीवन के रास्ते पर चलने के लिए नहीं। हमें भौतिक जीवन के आदर्श, भौतिक जीवन के लक्ष्य और आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य, भौतिक जीवन का मार्ग, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग में क्या अंतर है समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो फिर ठीक है, तो विरोध करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, किसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान ने अक्ल दी है, अगर भगवान ने समझ दी है, तो उस समझ का उपयोग करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन क्या है और भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य क्या है, भौतिक जीवन के लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग क्या है, भौतिक जीवन का मार्ग क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा और यह अंतर विकसित करना पड़ेगा। धर्म आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है, भौतिक जीवन का मार्ग नहीं है। भौतिक जीवन का मार्ग क्या है? भौतिक जीवन का मार्ग है वैज्ञानिक मान्यताएं, आधुनिक मान्यताएं, तार्किक मान्यताएं, ये भौतिक जीवन का मार्ग है। पहले जब हम लोग कबीलाई समाज में रहते थे, पहले तो सब बिखरे हुए समाज में रहते थे, धीरे धीरे आज आधुनिक समाज का उदय हुआ। पहले जब सब कबीलाई समाज में रहते थे तो पुरानी मान्यताएं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने सभ्यता के क्रम में स्वयं को आगे बढ़ाया, हमने नई नई मान्यताओं को अडॉप्ट किया है ना, हमने नई नई मान्यताओं को स्वीकार किया है। इसी तरीके से ये नई मान्यता है और सबसे आधुनिक मान्यता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सबसे आधुनिक मान्यता है,
कि जो भौतिक जीवन के आचरण है, मैं बार बार कह रहा हूं, भौतिक जीवन के आचरण, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। धर्म आध्यात्मिक जीवन के आचरण के नियम तय करता है। धर्म भौतिक जीवन के आचरण का नियम तय नहीं करता। हमारे यहाँ तय करता है। ये हमारी गलती है, ये हमारी नासमझी है, ये हमारी कम अकली है। हम कम अकल हैं, हमारे पास अकल कम है, इसलिए हमने भौतिक जीवन को धर्म से मिला दिया है। जब हम अक्लमंद बनेंगे, जब हम बुद्धिमान बनेंगे, तो हम भौतिक जीवन और धार्मिक जीवन को अलग कर देंगे। हम धर्म को आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयोग करेंगे और तर्क और विज्ञान को भौतिक जीवन के लिए प्रयोग करेंगे। हमारे संविधान निर्माता इस अंतर को, इस तर्क को समझते थे। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की आजादी का पूरा अधिकार भी दिया और आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी लिखी। क्यों? क्योंकि धर्म की आजादी धार्मिक आचरण के लिए है, आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भौतिक जीवन के लिए है, भौतिक जीवन के लिए है और भौतिक मान्यताओं के लिए है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है, अब उनका दिमाग कैसा है ये आप खुद निर्णय कर लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास कितनी बुद्धि है आप खुद समझ सकते हैं, वो कितने समझदार हैं आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी बात, पंथ निरपेक्षता के अगेंस्ट है। लोग कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता के अगेंस्ट है। जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता कहती है कि हमारे जो राज्य है वो धर्म से दूर होगा। पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता है। जो भारत की पंथ निरपेक्षता है वो कहती है कि राज्य धर्म के मामलों में पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। लिखा है हमने आपको, ये लिखा दिया। जैसे हमने आपको लिखाया कि भाई धर्म के मामले क्या है, कुंभ का आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन है। अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन है। स्वर्ण मंदिर में आयोजन होता है, गुरुपर्व का आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन है। तो ये सब धार्मिक आयोजन है। हमारी सरकारें इन धार्मिक आयोजनों में सहायता देती हैं, सहयोग देती हैं, प्रशासनिक सहायता दी जाती है, प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे सबको आने जाने में और अपनी धार्मिक आचरण का प्रयोग करने में सुविधा मिलती रहे। तो राज्य पॉजिटिव रोल प्ले करता है धर्म के मामले में। ऐसे ही जब राज्य यह देखता है कि अगर धर्म की मान्यताएं लोगों के जीवन को खराब कर रही हैं, तो आर्टिकल 25-26 में हमने लिखा है कि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य धर्म की ऐसी मान्यताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य ने लगाए प्रतिबंध। जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इस्लाम धर्म के कुछ वर्गों में यह मान्यता थी कि भाई तलाक देना है तो तुरंत 3 बार तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया। अब इसका दुरुपयोग होता था। दाल में सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, तलाक तलाक तलाक। चाय में चीनी नहीं पड़ी, तलाक तलाक तलाक। पत्नी ने सुबह पति को सोते हुए जल्दी जगा दिया, गुस्से में तलाक तलाक तलाक। फोन पर तलाक तलाक तलाक, व्हाट्सएप पर तलाक तलाक तलाक। ये तो मिसयूज होने लगा। नतीजा ये हुआ कि जब इस्लाम धर्म की कुछ महिलाओं ने इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि हमारे जीवन जीने के अधिकारों का हनन है, हमारे गरिमामयी अधिकारों का हनन है, क्योंकि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया जाता और बस तुरंत तलाक बोल करके हमें परिवार से अलग कर दिया जाता है। तो न्यायालय ने इसका परीक्षण किया और न्यायालय ने कहा कि बात तो सही है, ये तो तर्कसंगत नहीं है। वो तलाक तर्कसंगत है जहां 1-1 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। आज भी वो प्रचलन में है कि एक बार तलाक बोला फिर 1 महीने का गैप, फिर बोला फिर 1 महीने का गैप। तो उसमें व्यक्ति को सोचने समझने का मौका मिल जाता है, गुस्सा है उतर जाता है, तो दोबारा वो तलाक नहीं बोलता, परिवार चलता रहता है। लेकिन यहाँ तो जो इंस्टेंट था, तुरंत दिया जाने वाला था, वो तो मानवीय गरिमा के विरुद्ध था। नतीजा ये हुआ कि न्यायालय ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, न्यायालय ने उसको विराम लगा दिया, उसको अपराध घोषित कर दिया, क्योंकि ये महिलाओं के गरिमामयी जीवन के विरुद्ध है, ये महिलाओं के गरिमामयी जीवन के और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो हमारे यहाँ की जो पंथ निरपेक्षता है, हमारे यहाँ का जो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म कहता है कि अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर अगर कोई ऐसा आचरण किया जाता है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, समाज सुधार, समाज कल्याण के विरुद्ध है, लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध है, तो राज्य उसको नियंत्रित कर सकता है, राज्य उस पर रोक लगा सकता है और ऐसा करना चाहिए। जैसे बहुविवाह, बहुविवाह एक बुराई है। पहले हिंदुओं में भी बहुविवाह का प्रचलन हुआ करता था, लेकिन जब हिंदू कोड बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, तो हिंदुओं में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वरना हिंदुओं में भी पहले बहुविवाह का प्रचलन था। हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने जिनके एक से अधिक पत्नियां थी, तो बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन अब बहुविवाह प्रतिबंधित हो गया, कानून बना करके प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आज भी इस्लाम धर्म में बहुविवाह भारत में प्रचलन में है। मैं स्पेशली कह रहा हूं भारत में, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो ये कहती हैं कि हम अपना शासन इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार चलाते हैं, उनके यहाँ बहुविवाह प्रतिबंधित है और एक अपराध है। उनके यहाँ एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। इवन पाकिस्तान जैसा देश जो किसी लायक नहीं है, पाकिस्तान जैसा देश, वहां भी बहुविवाह प्रतिबंधित है, जबकि ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं। यानी जो कंट्रीज इस्लामिक हैं, जो कंट्रीज इस्लाम धर्म को मानने वाली हैं, वो कहती हैं हमारा शासन इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार चलता है, उन सभी देशों ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन धन्य है भारत देश, हमारे यहाँ इस्लाम के अनुयायी कहते हैं कि ना, हमारा धर्म कहता है कि नहीं, बहुविवाह प्रचलित होना चाहिए। अब लो भाई, इसका मतलब है कि सऊदी अरब में जो इस्लाम है वो अलग है और तुम्हारा जो इस्लाम है वो अलग हो गया, उनका कुरान अलग हो गया, तुम्हारा कुरान अलग हो गया, उनकी शरीयत अलग हो गई, तुम्हारी शरीयत अलग हो गई। ये कैसे? धर्म तो एक ही है ना भाई, मान्यता तो एक ही है। 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं इस देश में, 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं इस विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, और 56 इस्लामिक कंट्रीज में 98% कंट्रीज ने बहुविवाह को प्रतिबंधित कर रखा है। इसका मतलब वो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहे हैं। और भारत में इस्लाम के अनुयायी कहते हैं कि नहीं, बहुविवाह हमारे धर्म का अधिकार है, हमारा धर्म कहता है बहुविवाह किया जा सकता है। कैसी धर्म की व्याख्या करते हो? कैसी धर्म की मान्यताएं समझते हो? एक ही धर्म की मान्यताएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? धर्म की मान्यता तो एक ही होगी ना। एक बात। दूसरी बात, जो विवाह, तलाक, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, संपत्ति किसको देनी है, बच्चे को देनी है, पत्नी को देनी है, ये धर्म क्यों बताएगा? ये तो तर्क बताएगा ना कि
कि अगर पति मरेगा तो पत्नी का संपत्ति पर हक होगा, आधा बच्चों का हक होगा। ये तो तर्क बताएगा ना, दिमाग बताएगा। ये धर्म क्यों बताएगा कि पति के मरने के बाद संपत्ति किसको दी जाएगी? संपत्ति का मामला है, धर्म का पैसे से, संपत्ति से क्या लेना देना? धर्म तो धार्मिक आचरण बताएगा, धर्म तो आध्यात्मिक आचरण के बारे में बताएगा। तो हमारे देश में जो धर्म के आधार पर मान्यताओं की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है वो संकीर्ण है। धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस धार्मिक कट्टरता के कारण धर्म की रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाली व्याख्या की जा रही है और इसके कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है और इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इतना ही नहीं, इस देश के राजनीतिक दल सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के बजाय वोट बैंक हिताय, वोट बैंक सुखाय के लिए काम करते हैं। इसलिए इस देश में राजनीतिक दलों का भी एक वर्ग ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी है। जिस दल की पहली सरकार थी और जिस दल के लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया, आज उसी दल के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़े हैं। गजब की राजनीति है। पंडित नेहरू यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे और आज उसी बड़े दल के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है। तो वोट बैंक हिताय, वोट बैंक सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो आदर्श था भारतीय संस्कृति का, वो राजनीति से दूर होता चला जा रहा है। और आज भी जो हमारे देश के अधिकांश, ये तो मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि दो सबसे बड़े दल हैं हमारे देश में, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। अगर कोई भी कार्य होगा, देश में कोई भी कदम उठाए जाएंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग के बिना प्रभावी कदम उठाए नहीं जा सकते। इसलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे आदर्श को लागू करना है तो हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का पर्याप्त सहयोग चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसे क्षुद्र संकीर्ण स्वार्थों वाले राजनीतिक दल हैं जो दूरदर्शितापूर्वक देश का शासन चलाना नहीं चाहते। वे केवल अपने संकीर्ण हितों के प्रति चिंतित हैं, राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हैं और इस कारण से वे यूनिफॉर्म सिविल कोड का धुर विरोध कर रहे हैं। एक से अधिक राजनीतिक दल ऐसे हैं, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं। जनता के बीच जागरूकता नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है और जागरूकता के अभाव के कारण लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हैं। उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हमारी धर्म की मान्यताएं कमजोर हो जाएंगी, ये हमारे धर्म पर प्रहार होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत समझाया जा रहा है, गलत समझ रहे हैं लोग, लोगों के पास समझ नहीं है। लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में पढ़ना चाहिए, उस थॉट को पढ़ना चाहिए, उस फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए जिस फिलॉसफी के अधीन डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू जैसे लोगों ने संविधान सभा में बैठ करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का आदर्श संविधान में स्थापित किया है। लेकिन समस्या यह है कि उस फिलॉसफी, उस दर्शन, उस आदर्श को पढ़ाए कौन? जो पढ़ाए वो टारगेट पर आ जाए कि ये आदमी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थक है, इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक है। बच्चे, मैंने देखा है, बच्चे ये कंक्लूजन नहीं निकालते कि मैं संविधान का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, पंडित नेहरू ने लिखा है। कुछ बच्चे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कुछ लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहा है। अब जब भगवान ने इतनी ही समझ दी है तो प्रार्थना यही हो सकती है ईश्वर से कि सद्बुद्धि दे, इसके अलावा और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, तमाम बातें, ये सारे प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके समक्ष विचाराधीन नहीं थे। उन सबके समक्ष विचाराधीन थे और उन सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन जनता के बीच जागरूकता का अभाव है, धर्म का नशा अफीम से भी बुरा है, इसलिए धर्म के नाम पर कट्टरता अधिक है, इसलिए धर्म के आगे कोई किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब धर्म के आगे बात सुनने के लिए तैयार है ही नहीं है तो फिर काहे की बुद्धिमत्ता, तब तो गंवार बने रहना ही ठीक है और तब सुधार हो भी नहीं सकता, परिवर्तन लाए नहीं जा सकते। परिवर्तन लाने के लिए हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमें समझ विकसित करनी पड़ेगी और तार्किक समझ विकसित करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से यह रास्ता तैयार किया है। लेकिन छोटे शब्दों में, जैसे शाहबानो का केस था, शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया, पति वकील थे इंदौर के, तो तलाक देने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे, केवल 3 चंद्रमास की अवधि तक, जिसको इद्दत का काल कहते हैं इस्लाम धर्म में, गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। हमारा धर्म मना करता है। शाहबानो कोर्ट गई, कोर्ट ने कहा इससे क्या मतलब है, कानून में लिखा हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में लिखा हुआ है, 126 में लिखा हुआ है कि तलाकशुदा पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने कहा के देना पड़ेगा गुजारा भत्ता। लेकिन वकील साहब मोहम्मद अहमद खान बड़े जड़ीले वकील थे, वो मुकदमा लड़ते लड़ते हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने भी कहा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, जिसको शाहबानो मामला कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महिला के गरिमा का प्रश्न है, यह महिला के जीवन यापन का प्रश्न है, इसमें धर्म आड़े नहीं आता, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, इसलिए गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तब संसद ने वोट बैंक हिताय वोट बैंक सुखाय, वो मैंने पहले कहा कि राजनेता संकीर्ण हो चुका है। नतीजा ये हुआ कि संसद ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया 1986 और इस अधिनियम के माध्यम से महिला के अधिकारों को छीन लिया। हालांकि बाद में डेनियल लतीफी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में फिर आया, शाहबानो के वकील थे डेनियल लतीफी। डेनियल लतीफी ने जब मुकदमा दायर किया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ठीक है, संसद ने कानून बना दिया, संसद की मर्जी, लेकिन हम संसद के इस कानून से बंधे नहीं हैं। क्यों नहीं बंधे हैं? क्योंकि जब कोई महिला, इस्लाम धर्म की महिला, मुझसे यानी न्यायालय से तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने के लिए आएगी तो हम यानी न्यायालय इद्दत की अवधि के बाद यानी 3 चंद्रमास गुजर जाने के बाद भी उसको गुजारा भत्ता का हक दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। हमारे देश में संविधान है, संविधानवाद है। पाकिस्तान में संविधान है, संविधानवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म की कट्टरता सरकार पर हावी हो जाती है। ऐसी कट्टरता हमारे देश में हावी नहीं होने पाएगी। हमारे देश में संविधान है और संविधानवाद भी है, इसलिए देश का शासन संविधान के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा, धर्म के अनुसार देश का शासन नहीं चलेगा। इसलिए न्यायालय ने कहा कि अगर इस्लाम धर्म की महिला हमसे यानी न्यायालय से गुजारा भत्ता मांगने आती है तो न्यायालय उसे इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता दिलवाएगा। नहीं दिया तो उठा के जेल में बंद कर देगा, चलो जेल में सड़ो, क्योंकि न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। तो इस प्रकार न्यायालय ने वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ सकते हैं। सल्ला मुद्गल का केस आया। सल्ला मुद्गल की पत्नी ने दूसरा निकाह करने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर एक जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया जाता है तो अपराध है और 7 साल की सजा है, 7 साल की जेल है। लेकिन इस्लाम धर्म में 4 जीवित पत्नियां रखने का अधिकार है, ऐसा भारत का इस्लाम कहता है, ऐसा तो इस्लाम धर्म में नहीं है।
मैं अपने स्टेटमेंट को सुधार करना चाहता हूं, क्योंकि इस्लाम धर्म ऐसी मान्यता नहीं देता, क्योंकि विश्व के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें ये मान्यताएं प्रचलित नहीं है। उन सभी जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इवन पाकिस्तान जैसे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन भारत में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म हमें 4 जीवित पत्नियां रखने का अधिकार देता है। नतीजा ये हुआ कि सल्लम मुद्गल के पति ने निकाह करने के उद्देश्य से, दूसरा विवाह करने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। सल्लम मुद्गल को तलाक नहीं दिया, इस्लाम धर्म कबूल करके और निकाह कर लिया। सल्लम मुद्गल न्यायालय पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 25, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, आर्टिकल 25 किसी को भी धर्म परिवर्तन का अधिकार देता है। जिसको जो अच्छा लगे वो धर्म अपना सकता है। इसलिए कोई भी धर्म अपना सकता है, अपना धर्म बदल सकता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन किसी दबाव, किसी भय, किसी लालच, किसी प्रलोभन, किसी स्वार्थ के अधीन किया गया है तो ऐसे धर्म परिवर्तन की इजाजत आर्टिकल 25 नहीं देता, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की आजादी, अंतर्मन की आजादी। जो हमारी अंतरात्मा कहेगी वो धर्म हम अपनाएंगे, जो हमारी अंतरात्मा कहेगी वो धर्म अपनाएंगे। और भय, दबाव, प्रलोभन, लालच, स्वार्थ ये अंतरात्मा के विषय नहीं है। अंतरात्मा नैतिक होती है हमेशा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि सल्लम मुद्गल के पति ने लालच, स्वार्थ इसके अधीन धर्म परिवर्तन किया है, दूसरा निकाह करने के लालच से धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए धर्म परिवर्तन असंवैधानिक है और उनका विवाह भी असंवैधानिक है। तो न्यायालय ने राह दिखाई है सरकारों को। और सल्लम मुद्गल के मामले में न्यायालय ने कहा, शाहबानो के मामले में भी न्यायालय ने कहा कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, सरकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बनाती है? सरकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। सारा बानो, शाहबानो से लेकर सारा बानो तक का प्रकरण, सारा बानो बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने कहा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, वैध नहीं है ये। क्यों? क्योंकि महिलाओं के जीवन के विरुद्ध, महिलाओं की गरिमामय जीवन के विरुद्ध है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। इसलिए धर्म के आधार पर इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। सीमा बनाम अश्विनी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हर विवाह का पंजीकरण क्यों नहीं कराती? तो सरकार हर विवाह का पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, आदि आदि आदि। तो न्यायालय ने भी समय समय पर जो निर्णय सुनाए हैं, न्यायालय के निर्णयों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की झलक दिखाई पड़ती है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का रास्ता राजनीतिक रास्ता है। हमें तमाम धर्म के अनुयायियों के बीच, क्योंकि हर धर्म के अनुयायी इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए तमाम धर्म के अनुयायियों के बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा और उन सबके बीच पर्याप्त संवाद स्थापित करना होगा, जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता तैयार हो सके। राजनेताओं को राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी, संकीर्ण स्वार्थ छोड़ना होगा, देश के हित और भविष्य के विषय में चिंतन करना होगा, देश के लोगों को जागरूकता का प्रदर्शन करना होगा। जीवन आपका है, इसलिए आपके पास अच्छी समझ होगी तो आपका जीवन अच्छा गुजरेगा, खराब समझ होगी तो जीवन खराब गुजरेगा। आपकी समझ अच्छी हो, तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, इसके लिए लोगों को स्वयं चेतना विकसित करनी होगी, लोगों को अपनी समझ का विस्तार करना होगा। जब हम इस प्रकार का वातावरण निर्मित करेंगे तो हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने का मार्ग तैयार हो जाए। फिलहाल अभी तो बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग जो धार्मिक कट्टरपंथियों का शिकार है, धार्मिक कट्टरपंथी भावना का शिकार है, और दूसरी ओर कुछ राजनेता जो वोट बैंक की राजनीति, संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति के शिकार हैं, वो बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। तो अगर इन सबको अकल आएगी तो उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने का रास्ता तैयार होगा। फिलहाल 2 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, क्योंकि गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था और पुर्तगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से था। हमने बताया पाश्चात्य देशों में पहले से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जब गोवा का 1961 में भारत में विलय किया गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ विलय कर लिया गया, क्योंकि पुर्तगाल के जो कानून थे वो गोवा में लागू थे। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है, लेकिन वो पुर्तगाली सिविल कोड है। पुर्तगाल में जो प्रचलन में था, कितने पहले से प्रचलन में था, तो इसलिए वो विकसित देश है, क्योंकि उनकी सोच विकसित है, क्योंकि उनका समाज विकसित है। हम पिछड़े हैं क्योंकि हमारी सोच पिछड़ी है। तो अगर हमें विकसित बनना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी सोच को विकसित बनाना पड़ेगा हमें। आदमी पहले सोच से विकसित बनता है, तब आगे कर्म से विकसित बनता है। दूसरा, उत्तराखंड ने अभी 2024 में अपना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। कुछ अन्य राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, जिससे पूरे देश में एक समान तरीके से लागू हो। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं, कुतर्क के तरीके बहुत होते हैं, कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जनजातियों का क्या होगा, क्योंकि जनजातियों में बहुत सारी पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं जो प्रचलन में है। ठीक है, जनजातियों को लेकर के चैलेंज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उन जनजातियों में भी नए परिवर्तन लाने की मुहिम छेड़ी जाएगी। उन जनजातियों के लिए भी एक जेस्टेशन पीरियड रखा जाएगा, एक टाइम पीरियड रखा जाएगा, जिस टाइम पीरियड तक उन्हें अवसर दिया जाएगा कि वो धीरे धीरे अपनी मान्यताओं में परिवर्तन लेकर के आएं। क्योंकि जनजातियां हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें शताब्दियों तक हम पिछड़ी मान्यताओं में जीवन जीने के लिए विवश करें। जनजातियों को भी तो आगे आने का अधिकार है, जनजातियों को भी तो वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच अपनाने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। तो जनजातियां हैं इसलिए उनकी मान्यताओं को, इसलिए उनकी रूढ़ियों को संरक्षण दिया जाए, ये अतार्किक बात है, ये अतार्किक बातें हैं। जो जनजातियों में पढ़े लिखे लोग हैं, जो जनजातियों में समझदार लोग हैं, धीरे धीरे उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो आधुनिक और तार्किक मान्यताओं का विस्तार जनजातियों तक भी करें। क्योंकि अगर नहीं होगा तो समाज का एक बड़ा वर्ग केवल और केवल जनजाति के नाम पर पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। तो जो लोग इस आधार पर विरोध करते हैं उनका विरोध भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जनजातियां हैं, इस आधार पर हम उन्हें समाज में पिछड़ा बनाकर छोड़ नहीं सकते। उन्हें भी तो समाज में आगे लाना होगा, उनका भी तो विकास करना होगा। लिखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिखो अर्थ लिखो, पहले समान सिविल संहिता का अर्थ लिखो, समान सिविल संहिता का अर्थ लिखो। समान सिविल संहिता का अर्थ है कि, समान सिविल संहिता का अर्थ है कि भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण से संबंधित, सार्वजनिक आचरण से संबंधित नियम, सार्वजनिक आचरण से संबंधित नियम एक समान होने चाहिए। सार्वजनिक आचरण से संबंधित नियम एक समान होने चाहिए। ये नियम
ये नियम वैज्ञानिक, तार्किक और आधुनिक व प्रगतिशील मान्यताओं पर आधारित होने चाहिए। ये नियम तार्किक, वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रगतिशील मान्यताओं पर आधारित होने चाहिए। जबकि वर्तमान समय में जबकि वर्तमान समय में सार्वजनिक आचरण के ऐसे नियम सार्वजनिक आचरण के ऐसे नियम धर्म की मान्यताओं पर आधारित है। धर्म की मान्यताओं पर आधारित है। सार्वजनिक आचरण के नियमों में सार्वजनिक आचरण के नियमों में विवाह, तलाक, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, संपत्ति का उत्तराधिकार, मरने के बाद संपत्ति किसको दी जाएगी, संपत्ति का उत्तराधिकार इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं। इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं। अब लिखो इसका महत्व, यूनिफॉर्म सिविल कोड का महत्व। पहला पॉइंट लिखो, यह नागरिकों को सभ्य आचरण करने की प्रेरणा देगा। यह नागरिकों को सभ्य आचरण करने की प्रेरणा देता है या प्रेरणा देगा। दूसरा पॉइंट, यह एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायक है। यह एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायक है जो तार्किक मान्यताओं पर आधारित होगा। जो तार्किक मान्यताओं पर आधारित होगा। अगला पॉइंट, यह सभी नागरिकों के लिए समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी सुनिश्चित करेगा। अभी नहीं है राइट टू इक्वालिटी, इसके कारण यह सभी नागरिकों के लिए समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी सुनिश्चित करेगा। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना राइट टू इक्वालिटी कैसे आ सकती है, और हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अगला पॉइंट लिखो, इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि धर्म आदि के नाम पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। धर्म आदि के नाम पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है, और समाज में इन आधारों पर महिलाएं शोषण का शिकार रही हैं, शोषण और भेदभाव का शिकार रही हैं। और समाज में इन आधारों पर महिलाएं शोषण और भेदभाव का शिकार रही हैं। समान सिविल संहिता यानी यूसीसी लिंग आधारित न्याय और लिंग आधारित समता की स्थापना में सहायक होगा। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिंग आधारित न्याय और लिंग आधारित समता की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा। अब लिखो बाधाएं या सीमाएं। बाधाएं लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोगों में जागरूकता का अभाव है, अतः वे इसके महत्व को समझने में समर्थ नहीं है। इतनी अकल नहीं है कि इसके महत्व को समझ सकें ज्यादातर लोग। इतनी समझ के लिए भी समझ होनी चाहिए, समझ के लिए भी समझ का होना जरूरी है, इसलिए वे इसके महत्व को समझने में समर्थ नहीं है। दूसरा पॉइंट, विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में तीव्र वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में तीव्र वृद्धि हुई है, अतः धर्म के आधार पर इसका विरोध किया जाता रहा है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि धर्म का नशा अफीम से भी बुरा है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा है। विगत वर्षों में राजनीतिक स्वार्थ और संकीर्णता में तीव्र वृद्धि हुई है। अतः राजनीति का एक वर्ग इसका विरोधी बनकर प्रकट हुआ है। पहले नहीं हुआ करता था विरोधी, क्योंकि संविधान में लिखी बात थी, संविधान के प्रति आदर था। अब हु केयर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, केयर फॉर ओनली वोट बैंक, ये मुद्दा उठ गया, इसलिए राजनीति का एक वर्ग इसका विरोधी बनकर प्रकट हुआ है। अब लिखो उपाय या सुझाव। उपाय में लिखो, पहला पॉइंट,
लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। धर्म, भौतिक जीवन के आचरण, धार्मिक आचरण की समझ विकसित की जानी चाहिए। तब समझेंगे तभी तो अकल आएगी। धर्म, भौतिक जीवन के आचरण, धार्मिक आचरण की समझ विकसित की जानी चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है, धार्मिक आचरण से नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है, धार्मिक आचरण से नहीं। भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है, धार्मिक आचरण से नहीं। दूसरा पॉइंट लिखो, राजनीतिक दूरदर्शिता प्रदर्शित की जानी चाहिए। राजनीतिक दूरदर्शिता पता नहीं कब आएगी इस देश में, लेकिन राजनीतिक दूरदर्शिता प्रदर्शित की जानी चाहिए। और राजनीतिक सर्वसम्मति का विकास होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें लिख लेते हैं, आएगी कब तक देखा जाएगा, अभी तो लिख लेते हैं। राजनीतिक दूरदर्शिता प्रदर्शित की जानी चाहिए और राजनीतिक सर्वसम्मति का विकास किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, विभिन्न धर्म के व्याख्याकारों के मध्य, विभिन्न धर्म के व्याख्याकारों के मध्य एक संवाद स्थापित होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। विभिन्न धर्म के व्याख्याकारों के मध्य एक संवाद स्थापित होना चाहिए, जिससे मतभेद के बिंदुओं पर विचार विमर्श कर, जिससे मतभेद के बिंदुओं पर विचार विमर्श कर उचित मार्ग निर्मित किया जा सके, उचित मार्ग निर्मित किया जा सके। अब लिखो, समान सिविल संहिता बनाम धर्म की स्वतंत्रता और पंथ निरपेक्षता। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाम धर्म की स्वतंत्रता और पंथ निरपेक्षता। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाम धर्म की स्वतंत्रता और पंथ निरपेक्षता लिखो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की कुछ लोगों के द्वारा यह कहकर आलोचना की जाती है, कुछ लोगों के द्वारा यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह धर्म की स्वतंत्रता या पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है। यह धर्म की स्वतंत्रता या पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है। किंतु ये आलोचनाएं तर्कसंगत नहीं है, ये आलोचनाएं तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है, भौतिक जीवन के आचरण से संबंधित है। और धर्म की स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता धार्मिक आचरण से संबंधित है, धार्मिक आचरण से संबंधित है। धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है, धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है। और भौतिक आचरणों का उद्देश्य, भौतिक आचरणों का उद्देश्य भौतिक जीवन को सुखद बनाना है, भौतिक जीवन को सुखद बनाना है। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता, धर्म, इस प्रकार पंथ निरपेक्षता या धर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड के निर्माण में बाधा नहीं है, के निर्माण में बाधा नहीं है। अधिकांश पाश्चात्य देश पंथ निरपेक्ष हैं, अधिकांश पाश्चात्य देश पंथ निरपेक्ष हैं और वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अमेरिका, फ्रांस, हर जगह सब पंथ निरपेक्ष है, हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण वाद, कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं। जैसे पहला है शाह बानो, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो लिखो। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस्लाम धर्म की महिलाओं को तलाक के बाद, तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। भरण पोषण कहते हैं, गुजारा भत्ता, भरण पोषण या गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पर विचार करे, न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पर विचार करे। किंतु संसद ने, किंतु संसद ने 1986 में कानून बनाकर, 1986 का ही जजमेंट है शाहबानो का, किंतु संसद ने 1986 में कानून बनाकर
उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 ये कानून था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया और इस्लाम धर्म की महिलाओं को भरण पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया। और इस्लाम धर्म की महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया। न्यायालय ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन संसद ने बेहद घटिया काम किया। दूसरा लिखो, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की अपेक्षा की। आदेश नहीं दे सकता क्योंकि नीति निदेशक तत्व है। सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की अपेक्षा की। कई सारे केसेस हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। अगला लिखो, सीमा बनाम अश्विनी के मामले में, सीमा बनाम अश्विनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार प्रत्येक विवाह का पंजीकरण करने की व्यवस्था करे। हर विवाह रजिस्टर्ड होगा तो बस बात खत्म। अभी क्या है, हिंदू धर्म में 7 फेरे लो तब विवाह वैध माना जाता है, मुस्लिम धर्म में प्रस्ताव दो, कबूल करो, तब विवाह वैध माना जाता है। ये रिचुअल्स हैं, तो ठीक है, लोग अपने रिचुअल्स करते रहें, लेकिन विवाह वैध तभी होगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। सीधी सी बात है, ये रूल बनाया जा सकता है। तो जिसको 7 फेरे लेने हैं वो अपना 7 फेरे भी लेता रहे, जिसको कबूलनामा करना है वो अपना कबूलनामा भी करता रहे, वो अपना करता रहे, लेकिन कानून की निगाह में वैधता रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी। बस इतना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतनी सी बात है। तो विरोध नहीं है, विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, अपने अपने दिमाग के ऊपर क्या कहें। अगला लिखो, सारा बानो बनाम भारत संघ के मामले में, सारा बानो बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने तुरंत दिए जाने वाले 3 तलाक, तुरंत दिए जाने वाले 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तलाक बिद्दत, तुरंत दिए जाने वाले 3 तलाक, तलाक बिद्दत को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये सब केसेस हैं जो बेसिकली, अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखो। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कहना है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कहना है कि भारत का संविधान समता के अधिकार के आदर्श पर आधारित है। भारत का संविधान समता के आदर्श, समता के अधिकार के आदर्श पर आधारित है। सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, समता के अधिकार के आदर्श पर आधारित है। बिना समान सिविल संहिता के यह आदर्श स्थापित कैसे होगा, यह लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? बिना समान सिविल संहिता के यह लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? बिना समान सिविल संहिता के यह लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? बराबरी होगी नहीं, भेदभाव होगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा। तो अब डीपीएसपी में हम लोगों ने पूरी डीपीएसपी कंप्लीट कर ली। समझ में आया होगा आपको। ये डिस्प्यूट भी रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, बिना मतलब है, अनावश्यक है। मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई अकल से सोचेगा तो डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अगर कम अकली से सोचेगा, कम दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो फिर डिस्प्यूट रहेगा। हालांकि जिसके पास जितना दिमाग है उतना इस्तेमाल करेगा, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिमाग बढ़ाया ना जाए, दिमाग बढ़ाना भी चाहिए और अपनी समझ का स्तर बढ़ाना भी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्प्यूटेड रहा है, क्यों और कैसे, वो हमने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी। अब डीपीएसपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और डीपीएसपी में हम लोग पढ़ेंगे कि मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच शुरुआती दौर में डिस्प्यूट थे, शुरुआती दौर में विवाद थे, अब विवाद नहीं है, अब बेहतर संबंध है। तो आज का समय चूंकि समापन की ओर है, क्वेश्चन पूछ लो अगर कुछ पूछना चाहते हो।